गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने स्टडी किया था ग्रेविटेशन के अंदर। किसके बारे में हमने स्टडी किया था? हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, किस प्रकार से दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स हमारा जो है वो एग्जिस्ट करता है उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम ग्रेविटेशन के अंदर ही कंटिन्यू करेंगे। ग्रेविटेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे बढ़िया इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट आते जाएंगे। उन पॉइंट्स को आप स्टडी करते रहें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट आपका है, सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि हम बात करें तो केप्लर के नियम किसमें? प्लैनेटरी मोशन में। अब प्लैनेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्लैनेट्स के बारे में आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था प्लैनेट्स के बारे में। सन है, अर्थ है, जुपिटर है, और क्या है? मार्स है, मून है, प्लैनेट्स हैं? नहीं, हमारे सन के चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं सारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं। ठीक है ना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से सन से, कोई स्मॉलर डिस्टेंस पर है, ठीक है, वो सब क्या है? प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम उनके प्लैनेटरी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो केपलर ने 3 लॉ दिए हमें, और केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? केपलर का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, नंबर फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ के नाम से भी फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ए ऑर्बिट भी कह सकते हो, एक ही बात है। केपलर फर्स्ट लॉ कहते हो, केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है इसके ऊपर स्टडी करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every planet revolve around the sun in an elliptical path, ये सी है, elliptical path, and sun behave as a focus या फोकस सेंटर। क्या कह रहा है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी प्लेनेट, हर प्लेनेट रिवोल्व अराउंड, रिवोल्व करता है किसके? सन के, इन एन इलेप्टिकल पाथ। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, एंड सन बिहेव एज फोकस। इसके अनुसार, इस लॉ के अनुसार क्या कह रहा है कि हर एक प्लेनेट जो है वो अंडाकार पाथ के अंदर, इलेप्टिकल का मतलब समझते हो? अंडाकार पाथ में, ठीक है, मूव करता रहेगा। क्या करता रहेगा? मूव। ठीक है ना, एक गिवन ऑर्बिट के अंदर, इन ए गिवन
गिवन ऑर्बिट के अंदर, एक गिवन ऑर्बिट के अंदर एंड सन बिहेव एज फोकस, और सन किसकी तरह बिहेव करेगा, सन बिहेव करेगा फोकस की तरह। ये ऑर्बिट था, ये प्लेनेट था, क्या था ये, प्लेनेट, ठीक है, ओके। और ये अंडाकार पाथ में बिहेव कर रहा है। यहां पर F1 और F2 दो फोकस हैं, F1 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है। यहां पर दो एक्सिस काउंट हो रहे हैं आपके सामने, एक AB ले लो, दूसरा CD ले लो, ठीक है। तो CD तो जो है वो मेजर एक्सिस है, क्या है, मेजर एक्सिस, और AB जो है वो है माइनर एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। ये मेजर और ये माइनर एक्सिस है, क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एंड सन बिहेव एज ए फोकस। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, यहां पर इन ए गिवन ऑर्बिट और कर देना, इन ए गिवन ऑर्बिट, इन ए गिवन ऑर्बिट, गिवन ऑर्बिट के अंदर, क्लियर है, आगे बात समझ में, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। मैंने आपसे कहा कि जब अंडाकार पाथ होगा तो दो एक्सिस होंगे। आपसे दूसरी बात और कहा कि फोकस ये भी हो सकता है, फोकस ये भी हो सकता है, प्लेनेट यहां भी हो सकता है और प्लेनेट है यहां पर भी। ये था फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्लियर है, क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला लॉ, सेकंड लॉ, कैप्लस सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, कैप्लस सेकंड लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। अब ये लॉ क्या कहता है, देखो ये लॉ कुछ नहीं कहता, ये लॉ कहता है कि भाई फर्स्ट लॉ में केपलर ने बताया कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ इन ए गिवन ऑर्बिट, ठीक है, एंड सन बिहेव एज ए फोकस, ठीक है। ये कह रहा है कि सन यहां पर फोकस की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमने सन मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, सन, ठीक है। और हमने यहां पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया P1 और एक ले लिया P2, ठीक है। ऐसे यहां पर दो पॉइंट ले लिए, ये ले लिया P3 और ये ले लिया P4, ठीक है, ओके। या आप ABCD मानना चाहो ABCD मान लो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि P1S P2 that is equal to P3S P4। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पे ये कह रहा है कि ये जितना एरिया कवर हुआ, ये जितना एरिया कवर हुआ उतना ही एरिया ये होगा यदि इफ कंडीशन है, इफ यहां पर टाइम T1 लेता है, यहां पर टाइम T2 लेता है, P1 से P2 जाने के लिए, T1 इज इक्वल टू T2। सीधा सीधा सा ये बात कहना चाह रहा है डायरेक्ट से शब्दों के अंदर कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारा प्लेनेट है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये सन फोकस है, तो ऐसा नहीं है कि यहां से तो ऐसे निकल जाए, ठीक है, और यहां से ऐसे निकल जाए, समझ गए। मतलब वो अगर जा रहा है तो वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं कि यहां से एक बार तो ऐसे निकल गया और फिर ऐसे होके हुए ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिससे कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी से, कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया, एरियल वेलोसिटी होगी, क्या होगी, कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी होगी, क्लियर है, आगे बात समझ में।
इसको पढ़ते हैं इसी के अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, इफ ए प्लेनेट revolve around the sun, ठीक है, for a given time period, ठीक है, then area of each path will be equal। मतलब एक गिवन टाइम पीरियड के लिए जो ईच का एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो और के रूप में, दूसरी डेफिनेशन इसकी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एरियल वेलोसिटी ऑफ every planet is always constant। मतलब एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। समझ में आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जैसे अगर यहां से ये सन ले लिया, यहां से यहां तक का ये ए ये बी, या यहां से यहां तक का ये सी और ये डी, ये सन फोकस हो गया। अगर यहां पर 5 घंटे लेता है और यहां पर भी 5 आवर लेता है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आ गया, दोनों का एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। चलो, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से गिवन पाथ के अंदर ही ट्रेवल करेगा, कांस्टेंट स्पीड से गिवन है पाथ के अंदर ही ट्रेवल करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। जिसे हम लॉ ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ए टाइम। ठीक है, केपलर थर्ड लॉ या लॉ ऑफ टाइम। केपलर थर्ड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is always directly proportional to cube of the semi major axis। अब यहां कुछ टर्म्स ऐसी आ गई जो हमारी समझ में नहीं आई। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, हमारे दिमाग में यही बात आनी चाहिए। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सन है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ में कि हर एक प्लेनेट उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है ना। ठीक है, जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ एक प्लेनेट है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो 365 दिन उसका टाइम पीरियड है, एक चक्कर, 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इट इज द टाइम टेकन by a planet to complete 1 revolution। मतलब एक चक्कर जो है ना वो पूरा करने में, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का है वो 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, ओके,
तो वो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड। अब बात आती है सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट, जितना वो बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा। मतलब जैसे मैं ये कहूं कि भाई सीधी सीधी सी बात है कि जितना मैं लिखूंगा उतना ही इंक जो है घटेगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंक घट रही है, लिखना बढ़ रहा है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ओके, अगर मैं लिखूं उतने ही इंक बढ़े तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्यूब। क्यूब मतलब आप समझते हो, क्यूब का मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 क्यूब, 3 की क्यूब 9, ठीक है ना। ओके, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब बात करते हैं, सेमी मतलब होता है आधा, हाफ, मेजर मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेमी मेजर एक्सिस की। तो मैंने आपसे बताया था एक्सिस दो होंगी, जैसे एवरी प्लेनेट जो है, हर एक प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो दो एक्सिस थे, एक था मेजर और एक था माइनर, दो एक्सिस थे। यहां पर हमने सन को लिया था, ठीक है। ओके, ये मेजर था। अब मेजर का सेमी मतलब आधा, ओरिजिन से हाफ, तो ये एक्सिस जो है सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। अगर सेमी माइनर होता तो ये होता, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आर से। और जो टाइम लिया एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उसे मैंने टाइम पीरियड कह दिया, जिसे मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी से। अब आते हैं लॉ के अनुसार। लॉ क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड, तो एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, टाइम पीरियड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, इसका एक चक्कर पूरा किया, उसका स्क्वायर कर दिया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द क्यूब, क्यूब 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 ले लेते हैं, किसका, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस ये लिया था हमने, ये लिया था, इसको हमने आर माना था, तो आर का क्यूब, ठीक है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। यहां से हम लेके चलें तो टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब दैट इज इक्वल टू के, और वो है कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट रहना हमेशा। यहां पर आपके ये भी हो सकता है कि ये आप ले सकते हो, जैसे कि ये प्लेनेट है, इसका टाइम पीरियड ये है, इसका टाइम पीरियड ये है, तो आप ये ले सकते हो कि टी वन स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वन स्क्वायर, टी टू स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू स्क्वायर, सॉरी क्यूब है भाई, ये क्या है, क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी टी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के आर क्यूब, आर वन क्यूब, टी टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के आर टू क्यूब। दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी, टी वन अपॉन टी टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के अपॉन के आर वन अपॉन आर टू का क्यूब। के से के कैंसिल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टी वन अपॉन टी टू का क्यूब दैट इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू का क्यूब। उल्टा भी हो सकता है, टी टू अपॉन टी वन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, टी टू अपॉन टी वन भी हो सकता है। क्लियर हो गया, चलो चलें आगे, यहां तक समझ में आ गया होगा टाइम पीरियड वाला। अब देखो, ये थे तीनों लॉ, कितने लॉ थे, तीन लॉ थे आपके, ठीक है। कैप्लस फर्स्ट लॉ, कैप्लस सेकंड लॉ, कैप्लर थर्ड लॉ। ठीक है, ओके। अब इसी से रिलेटेड हम बात करें तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अपनी अर्थ है, सन है, तो सन से हम एवरेज डिस्टेंस लेके चलते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, वो हमारी तकरीबन होती है कितनी, 1.5 × 10⁻11 मीटर,
जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 1 AU दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये लिखते हैं। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। तो आपसे ये कह सकता है कि भाई सन की ये है और सन का सॉरी अर्थ की ये है और अर्थ का टाइम पीरियड है अपना 1 ईयर। 1 ईयर कह सकता है, या ये कह सकता है 365 दिन। ठीक है, ओके। तो ये कहेगा कि अगर कोई भी प्लेनेट है जिसका 300 दिन है, ठीक है, 300 दिन है, तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, तो फॉर्मूला आपको लगाना है T1/T2² दैट इज इक्वल टू R1/R2 क्यूब। ठीक है, ओके। अब T1 कितना दे रखा है? 365 दिन। T2 कितना है? 300, इसका स्क्वायर। R1 कितना है? अर्थ कितनी डिस्टेंस थी? 1.5 इंटू 10⁻11 और R2 निकालना है। ठीक है, ये सब कुछ पता है, आप काट करके इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो अब इसी से रिलेटेड हम बात करें। इसी से रिलेटेड एक आपका हम करेंगे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक है, जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स तो पढ़ा था ना, इसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। बोले भाई कैसे? ठीक है, कैसे आया है? तो इसको हम आप ये कह सकते हो कि प्रूफ ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि वाई द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। एक ही बात है, दोनों एक ही पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। तो यहां से हम बात करें तो सबसे पहले हम लेके चले, प्रूफ ले लेते हैं। by using Kepler's law। मैंने आपसे कहा एक ही बात है। ठीक है, तो मान ले कि हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना, लेट अस कंसीडर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, ओके। एंड m is the mass of earth and r is the radius of earth। अब अर्थ जो है वो मैंने आपको बताया था सर्कुलर पाथ के अंदर, इलिप्टिकल पाथ के अंदर मूव करेगी। देन फोर्स रिक्वायर्ड to move earth in circular path। देखो सर्कुलर पाथ हो, इलिप्टिकल पाथ हो, उसके अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर हमें नेसेसरी जो फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर पाथ में कोई भी, जैसे आप धागा लेकर के मूव करवाते हो रस्सी को, ठीक है, सर्कुलर पाथ में अपनी जो पहिया मूव करता है, सर्कुलर पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके लिए हमें नेसेसरी फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होता है F इज इक्वल टू mv²/r। mv²/r। अब हमने माना कि ये हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव कर रही है और ये r क्या है? रेडियस। r क्या है? रेडियस। r रेडियस है, तो r रेडियस। ठीक है, अब ये a से चला, a से b गई अर्थ, b से दोबारा a आई, तो टोटल पाथ कितना होगा इसका? 2πr। और टाइम कितना लेगी? t। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द अर्थ कह सकते हो,
ऑफ अर्थ, वो आएगी v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी करी, टोटल डिस्टेंस की सरकमफ्रेंस के इक्वल, और टोटल टाइम इसलिए टाइम पीरियड होगा, टोटल टाइम टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा करके आ रही है, ए से घूम करके ए ही आ रही है, तो v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी, यही होगा। चलो अब मैं अगर इसको v स्क्वायर कर दूं तो 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, क्लियर है? ओके चलो अब रख दो यहाँ पे f दैट इज इक्वल टू m इंटू 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, r इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? ओके अब आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ क्या पढ़ा था आपने, यहां से हम पढ़ें तो f इज इक्वल टू, यहां से हम लेके चलें तो m, केपलर्स लॉ क्या था सॉरी, t इज इक्वल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, यहाँ r हमने छोटा लिया है तो r छोटा ले लेंगे, टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के आर क्यूब, रख दो वैल्यू, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, f इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी, वैल्यू आ गई हमारी m दैट इज m इंटू 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में r इंटू के आर क्यूब, तो f इज इक्वल टू m 4π स्क्वायर r स्क्वायर के आर की पावर 4, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 आ गया, f दैट इज इक्वल टू m 4π स्क्वायर अपॉन में के आर स्क्वायर। अब देखो m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, वो भी कांस्टेंट है, 4π स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, और k तो हमने कांस्टेंट पढ़ा था, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया, तो यही तो हम चाह रहे थे, अरे यही तो चाह रहे थे हम, क्लियर है? आगे बात समझ में? ओके ये था हमारा सॉरी प्रूफ ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है?